नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपके सामने रखते हैं आज का पूरा ब्यौरा और उस आधार पर कराते हैं कल के बाजार की आपकी खास तैयारी। इस तरह के मार्केट में कल की तैयारी जो बाजार के बंद होने के बाद ईटी नाउ स्वदेश का सबसे दमदार शो है, वो बहुत अहम हो जाता है आपकी कल की अहम रणनीति में मार्गदर्शक के तौर पर। और मैं सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि एक छोटा हिस्सा ही सही हम आपके सवालों का मार्केट बंद होने के बाद शामिल करते हैं, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस आप कल की तैयारी को देते हैं वो वाकई हमें और ज्यादा बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ, का ढेर सारे सवाल, लेकिन हम चुन कुछ ही को पाते हैं समय सीमा की वजह से। तो आप अपने सवाल यूट्यूब पर फटाफट से भेजिए, हम उन सवालों को आने वाले शोज में शामिल करेंगे। कल जो आपने सवाल हम तक का पहुंचाए थे, उन सवालों को आज की चर्चा में हम शामिल करेंगे। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अपने शहर का नाम लिखिए, जिस स्टॉक पे आपका सवाल है वो पूछिए, किस लेवल पे खरीदारी की है वो बताइए, और आपका नजरिया क्या है वो भी बताइए। तो ये सारी तौर तरीके हैं, लेकिन जरा चर्चा में सबसे पहले हम शामिल करते हैं अपने साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट को, जो आज कल की तैयारी में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज हमारे साथ हैं विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, स्नेहा पोद्दार, और जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तेजस, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। और एक वक्त था जब हम ऊपरी स्तरों पर बाजार के जो भी अहम इंडेक्स हैं उन्हें बार बार ऊपरी स्तरों पर चोट पहुंचाते हुए देखते थे और बार बार उस हर्डल को तोड़ते हुए उनके ऊपर जाते हुए देखते थे। अब बाजार में थोड़ा फ्लिप साइड है। अब हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा बेहतर भी होते हैं, लेकिन बार बार निचले स्तरों पर जो है वो दबाव बनाते हैं। इस बाजार में वो भी इसलिए क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह का एक्सपीरियंस नया नया होगा। हो सकता है पहली बार कुछ निवेशकों के लिए हो जो इस तरह के बाजार को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो बताइए, क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए कल? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था 24,700 से लेके 24,750 के करीब, वो कल के सत्र में एक बड़ा ब्रेकडाउन आया था। अगर डेली चार्ट की हम बात करें तो डेली चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जो टॉप रिवर्सल का संकेत करते हैं। तो पहले क्या था कि बाजार बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे चलता था, बट अभी जो हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन आ गया है उसके चलते अभी सेल ऑन राइज की रणनीति से काम करेगा। तो अगर आप देखा कि कल के ब्रेकडाउन के बाद भी अगर आज देखा हमने तो मॉर्निंग में निफ्टी काफी ऊपर आया था, बट वापस वहां से ऊपरी स्तरों से बिकवाली की वजह से वापस बाजार आज लोअर एंड पे ही बंद हुआ है। तो ये जो मार्केट है वो बाय ऑन डिप्स से ट्रांजिशन होके अभी सेल ऑन राइज का बन गया है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो बिकवाली का दौर है वो जारी रहेगा और नीचे में हम 24,200 से लेके 24,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में अटकी हुई है तो कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें एग्जिट करना चाहिए। ऊपर के लेवल देखेंगे तो 24,550 का भी एक इमीडिएट बेसिस पे हर्डल है, और जो एक स्टिफ रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में बनेगा वो 24,700 से लेके 24,750 के करीब बने। जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था अभी वो रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। लेवल्स का खास रूप से ध्यान रखिए, और रणनीति जो है वो बाजार में बहुत मायने रखती है इस तरह के बाजार में। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल मुकुल गुप्ता का, टेक्समाको रेल पर राय जानना चाहते हैं। और स्नेहा, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। 216 की इनकी बाइंग है। टेक्समाको रेल हमने लगातार देखा है कि खासतौर पर सरकारी शेयरों में जो दबाव बना है उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। टेक्समाको रेल बीच में कुछ खबरों की वजह से हमने देखा कि टेक्समाको रेल हो, टीटागढ़ रेल हो, वो थोड़ा एक आध दिन ऐसा था जब थोड़े चढ़ते हुए नजर आए, वो भी खबरों के इंपैक्ट से। लेकिन अभी लगातार दबाव हमें देखने को मिल रहा है। 216 की बाइंग के हिसाब से टेक्समाको रेल में क्या रणनीति होनी चाहिए? जी देखिए, एक्चुअली रेलवे स्टॉक्स की हम बात करें तो उनमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है, और वो इसका रीज़न यही है कि कहीं न कहीं थोड़ा ऑर्डर स्लो डाउन भी हुआ है, और एट द सेम टाइम एग्जीक्यूशन लेवल पे भी थोड़े बहुत इश्यूज है। तो यही एक मेन रीजन है जिनके कारण सारे रेलवे स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। बट मुझे लगता है ये कुछ नियर टर्म जो आप बोल सकते हो 3 to 6 मंथ्स, ये थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में रहेंगे।
एंड इवेंचुअली जब इनकी थोड़ी सी वापस जब ऑर्डर मोमेंटम पिकअप होएंगी और एग्जीक्यूशन इनकी इम्प्रूव हो जाएगी, जो कि आइडियली सेकेंड हाफ से एग्जीक्यूशन एटलीस्ट इम्प्रूव होनी चाहिए, तो ऑर्डर पिकअप जैसे ही मोमेंटम बिल्डअप होगा वापस ये सेक्टर मोमेंटम में आ जाएगा। सो इन रादर देन एग्जिटिंग कंप्लीटली, मैंने सजेस्ट करूंगी कि वो इस स्तर पे थोड़ा ग्रेजुअली एवरेज आउट कर ले और इसे अगर वो लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें। तो लंबे समय के लिए होल्ड करने की आपको सलाह मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल अजीत चौधरी जी का है। ओएनजीसी पर 230 रुपए की इनकी बाइंग है और इन्होंने 500 शेयर ओएनजीसी के खरीदे हुए हैं। फिलहाल फायदे में यहां पर नजर आ रहे हैं, अच्छे लेवल पे बाइंग है। बताइए तेजस, ओएनजीसी में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इनका छोटी अवधि का अगर नजरिया है तो मेरे हिसाब से तो पार्ट प्रॉफिट अभी बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और कल के सत्र में और आज के सत्र में जो इसकी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज थी 200 दिन की, वो भी ब्रेक हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में थोड़ा प्रेशर नियर टर्म में बना रहेगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। अगर इनका नजरिया 12 महीने से लेके 2 साल तक का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये इनका नजरिया अगर छोटी अवधि का है तो मेरे हिसाब से 50% यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। छोटी अवधि का नजरिया है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आईआरबी इंफ्रा पर है। हमारे दर्शक हैं आशीष और इन्होंने 68 की प्राइस पर इस स्टॉक में एंट्री की हुई है। फिलहाल इनको यहां पर नुकसान होता हुआ क्योंकि 53 के भाव पे है स्नेहा ये स्टॉक। का बताइए आईआरबी इंफ्रा में कब तक उम्मीद की जाए इनके नुकसान की भरपाई होने की? जी, आईआरबी इंफ्रा में आइडियली सेकेंड हाफ में रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, बट क्योंकि मार्केट काफी अभी वीक हो रखा है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से थोड़े और नीचे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अराउंड 40-45 के अराउंड शायद सेटल होना चाहिए स्टॉक। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो फिर वो शायद निकल सकते हैं इसमें से। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़े नीचे के स्तर पे एवरेज आउट करके इसे वो होल्ड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो ये है राय आईआरबी इंफ्रा पे। बढ़ते हैं आगे। इंडियन ओवरसीज बैंक का हमारे एक दर्शक हैं राहुल प्रजापति, इन्होंने खरीदा हुआ है और इनकी बाइंग प्राइस भी थोड़ा ऊपरी स्तरों की है। हालांकि इंडियन ओवरसीज बैंक में हमने तेजी जो है वो इस बीच देखी, आज भी देखिए 4% चढ़कर बंद हुआ ये स्टॉक का। बताएं तेजस, आईओबी में क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, ये स्टॉक भी अभी एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है। मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी सी एक पुल बैक रैली आ सकती है और स्टॉक जो है वो अपनी जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है 200 दिन की और 50 दिन की, वो छू सकता है। तो 57-58 एक अहम लेवल रहेगा। अगर मेरे हिसाब से ये स्टॉक 57-58 के करीबन जाता है तो इसमें से एग्जिट करना चाहिए। और एग्जिट करके मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंक में एक लीडर है, तो आई वुड सजेस्ट कि इनको स्विच करना चाहिए। 57-58 विल बी एग्जिट लेवल फॉर आईओबी, और वो टाइम पे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के हिसाब से। ये है राय आपको, और एग्जिट करके आप एसबीआई को चूज करें तो वो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। आंचल मिश्रा का सवाल लेते हैं। जीएमआर पावर पे पहला इनका सवाल है और 152 की इनकी बाइंग है। एनबीसीसी में 134 की बाइंग है और दोनों ही स्टॉक में इन्होंने काफी ऊपरी स्तरों पर बाइंग की हुई है। बताएं स्नेहा, जीएमआर पावर और एनबीसीसी इन दोनों पर आपका नजरिया क्या बन रहा है और फिलहाल इन दोनों स्टॉक को कैसे देख रही हैं? ऊपरी स्तरों की काफी बाइंग है। एक बार फिर मैं लेवल्स बता देता हूं। जो जीएमआर पावर है वो 152 की बाइंग है। एनबीसीसी 134 की बाइंग है। जीएमआर पावर मैं सजेस्ट करूंगी कि होल्ड करें, बिकॉज पावर सेक्टर एक काफी बूमिंग सेक्टर है। शॉर्ट टर्म ब्लिप को नहीं वो नजर रखते हुए इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से होल्ड करना चाहिए कि काफी पोटेंशियल है सेक्टर में और जेएमआर पावर काफी अच्छा कर रहा है उस फील्ड में। तो मेरी सलाह रहेगी उसे होल्ड करें। एनबीसीसी मैं एक बार सजेस्ट करूंगी कि वो एग्जिट कर जाए, बिकॉज एनबीसीसी दो उनको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, बट बेटर है कि इसमें थोड़ा लॉस बुकिंग करके मूव करें टुवर्ड्स सेफ हेवन सेक्टर्स, जैसे कि बैंकिंग हो गए, आईटी हो गए, फार्मा हो गए। बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है वहां पे अभी नंबर्स थोड़े से वीक ही आएंगे Q2 के।
ठीक है, तो ये खास रणनीति जीएमआर पावर पे पॉजिटिव नजरिया, एनबीसीसी पे बुलिश नजरिया नजर नहीं आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल लेते हैं। और अगला सवाल हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने पूछा है खासतौर पे आईआरएफसी पे 141 की इनकी बाइंग है, इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है स्टॉक का। तेजस, आईआरएफसी पे जरा फटाफट से नजरिया बताइए। देखिए, आईआरएफसी का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक हो गया है, लेकिन स्टॉक अभी डेली चार्ट पे थोड़ा ओवरसोल्ड में है, तो मैं उनको ये लेवल पे निकलने की सलाह नहीं दूंगा। मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनको सजेस्ट करूंगा 133 का। जब तक ये 133 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक में बने रह सकते हैं। और यहाँ से अगर कोई रिलीफ रैली आती है और 160 तक का भाव इनको मिलता है, 155 और 160 के बीच में, तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। तो होल्ड द स्टॉक विद स्टॉप लॉस बिलो 133 और लक्ष्य रहेगा 155 से लेके 160 के बीच में। तो आपको फिलहाल होल्ड करने की सलाह इस स्टॉक पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अगला जो सवाल है हमारे दर्शक ने वो पूछा हुआ है, उन्होंने विप्रो पे 548 548 की इनकी बाइंग है। इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है। तो विप्रो पे क्या रणनीति लेकर जानी चाहिए स्नेहा? ओके। विप्रो की अगर हम बात करें तो विप्रो के रिजल्ट्स भी काफी ठीक ठाक ही आए थे। और एक्चुअली यहाँ पे जो मैनेजमेंट चेंज के बाद जो हम स्ट्रैटेजी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब थोड़े बहुत रिजल्ट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। दो बहुत क्लियर कट अभी समझ में नहीं आ रहा है नजरिया, पर फिर भी इस बार के जो रिजल्ट्स थे देख के थोड़ी वापस कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। तो थोड़े से कॉशियसनेस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। इसमें हमारा टारगेट प्राइस कुछ 500 का बन रहा है, सॉरी 600 का बन रहा है। ठीक है। कुछ यूट्यूब पे भी सवाल हमारे पास आए हुए हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक पर हमारे एक दर्शक हैं सचिन कुमार, इन्होंने कल सवाल पूछा था और ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने 1335 के भाव पे बाय किया हुआ है इंडसइंड बैंक को, क्या करना चाहिए बताएं तेजस। 1335 की इनकी बाइंग है, क्या इंडसइंड बैंक पर नजरिया बन रहा है? देखिए, इंडसइंड बैंक में हमने पिछले काफी दिनों से अच्छी खासी पिटाई देखी है। अभी स्टॉक इसका जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वीकली चार्ट पे 1250 से लेके 55 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे आके खड़ा हुआ है। तो मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। करंट भाव पे एग्जिट मत करिए। अगर 1250 का ये स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं स्टॉक में, और यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है, और ये जो पुल बैक रैली अगर इनको 1350 से लेके 1360 तक दिखती है, तो वहां पे वो एग्जिट कर सके। तो अभी स्टॉक में बने रह सकते हैं 1250 के स्टॉप लॉस के साथ, और लक्ष्य रहेगा 1350 का। तो ये है राय आपको मिलती हुई। एक हमारे दर्शक हैं राहुल, यूट्यूब पर, इन्होंने कल एक सवाल पूछा था। बीईएल पे राय जानना चाहते हैं स्नेहा। 318 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, फटाफट से बताइए बीईएल पे क्या नजरिया है? जी, बीएल डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। एक बार डिफेंस सेक्टर में थोड़ी वीकनेस हमें जरूर देखने को मिल रही है, बट कंपनी की अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो काफी स्ट्रांग है, रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छी है। इसके नतीजे भी आने बाकी है, पर एग्जीक्यूशन कंपनी की काफी डिसेंट ही लग रही है, तो नतीजे भी ठीक ठाक आने चाहिए। मेरी सलाह रहेगी कि वो इसे होल्ड करें। है। एक हमारे दर्शक है रमाकांत गुप्ता, उन्होंने दीपक फर्टिलाइजर पर राय जाननी चाहिए। कुछ उन्होंने लेवल्स नहीं बताए हैं, मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके देख रहे हैं, या तो उन्होंने पहले से खरीदारी की है लेकिन लेवल्स नहीं बताए हैं। दीपक फर्टिलाइजर, तेजस, क्या करना चाहिए? देखिए, दीपक फर्टिलाइजर में एक आज शानदार तेजी हुई थी, और स्टॉक ने ऑलमोस्ट उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है 1160 और 65 का, वहां वहां उसी स्तर के करीबन से थोड़ा नीचे आया है। लेकिन मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर इनको 1160 65 के करीबन जाता है, तो उसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। जो इसका डेली चार्ट पे है उसमें काफी नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। नेगेटिव डाइवर्जेंस ये है कि स्टॉक नया हाई बनाता है, बट जो इंडिकेटर है वो नया हाई नहीं बनाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर 1-2% की रैली होती है, तो उसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। कुछ सवाल जो हमारे पास पहले से आए, खुशबू गुप्ता का सवाल लेते हैं। यूट्यूब पे उन्होंने कल हमसे पूछा था, एनएचपीसी पे राय जानना चाहती हैं। 92 की इनकी बाइंग है और 240 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। स्नेहा, एनएचपीसी पे क्या रणनीति सुझाएंगी? फिलहाल यहाँ पर 3300 का नुकसान होता हुआ इन्हें। एनएचपीसी पे मेरी सलाह रहेगी कि वो होल्ड करे इस लेवल पे।
क्योंकि काफी ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, शायद यहाँ पे होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। पोटेंशियल तो काफी है, जैसा कि मैंने कहा पावर सेक्टर में ये कुछ प्लेयर्स है जो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी एक बार इसको मॉनिटर वॉच पे रखें, और अगर 70 के और नीचे जाता है तो फिर डेफिनेटली एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए, लगभग 125 के करीब आपने सवाल कल के हमारे शो में पूछे थे, और उनमें से जाहिर सी बात है समय सीमा है, हम छांट के जितने सवाल ले पाए, और बहुत सारे सवाल इसलिए हमें छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि हमारी कवरेज लिस्ट में नहीं है। बट हमारी कोशिश कल की तैयारी में यही रहती है कि आपके सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल किया जाए। तो आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हम आगे की चर्चाओं में शामिल करते रहेंगे। फिलहाल VIP शेयर की है बारी। जी हाँ, फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, दिवाली करीब है, तो दिवाली का VIP पिक क्या है? सबसे पहले तेजस आप बताइए। तो आज के मेरे जो दो दिवाली पिक है, इन्वेस्टमेंट आइडिया है, उसमें से पहला है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। भारतीय एयरटेल लिमिटेड का अगर हम डेली चार्ट देखें तो काफी मजबूत स्ट्रक्चर है। निफ्टी में हमने ऑलमोस्ट 7% की गिरावट देखी है, लेकिन ये जो स्टॉक है चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा हुआ है और काफी दिनों से 20 दिन की मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है, और 50 दिन की मूविंग एवरेज के तो काफी दूर है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो ये जो स्टॉक है भारतीय एयरटेल का, आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1420 के नीचे, 1620 के नीचे, और लक्ष्य रहेगा 1750 और 1780 का। और दूसरा मेरा जो VIP शेयर है वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के भी अगर देखेंगे तो रिसेंटली काफी अच्छे नतीजे भी आए थे, और ये स्टॉक एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में चल रहा था काफी दिनों से। आज के सेशन में हमने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी देखी है स्टॉक में। तो हिंदुस्तान का जिंक का जो स्टॉक है, इसमें भी आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। थोड़ा इसमें आपको डीप स्टॉप लॉस लगाना है 489 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 550 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 575 का, और टाइम होराइजन विल बी 3 to 6 months। तो ये है दिवाली पिक का तेजस जी की तरफ से आती हुई। स्नेहा आप बताइए, आपकी पसंद क्या है दिवाली पिक के तौर पे? जी, मेरी पसंद है MCX। सो MCX ने बहुत ही अच्छे नंबर्स हाल फिलहाल में डिक्लेयर किए हैं, और ये ग्रोथ हाई वॉल्यूम से ड्रिवन था, और आगे भी चल के वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि कंपनी काफी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस ला रही है, एंड एट द सेम टाइम जो कमोडिटी प्राइस में जो वॉलिटिलिटी देख रहे हैं उससे भी काफी वॉल्यूम्स में अच्छा ट्रैक्शन रहेगा। तो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ हम कुछ मोर देन 100% एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर नेक्स्ट 2 years। तो इसमें हमारी टारगेट प्राइस बन रही है टारगेट प्राइस बन रही है 7,562 की। और मेरी दूसरी पिक है जोमेटो। सो जोमेटो ने भी काफी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, और ब्लिंकिट के एंड पे कंपनी काफी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, जो कि ओवरऑल स्पेस को डिस्टर्ब करने में काफी हेल्प करेगी, और काफी रैपिडली ग्रो करने में हेल्प करेगी। जो रीसेंट फंड रेजिंग की जो न्यूज थी, जिसके कारण हमने स्टॉक पे करेक्शन भी देखी, तो वो बेसिकली कंपनी अपने बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन कर रही है, जो कि उसे आगे एक्विजिशन या कोई भी इवेंट से प्रोटेक्ट कर सके। तो मेरे ख्याल से नेगेटिव न्यूज नहीं है, ये एक हमें अच्छा लेवल दे रहा है स्टॉक में एंटर करने को। इसमें हमारा लक्ष्य बन रहा है 330 का। बिल्कुल, तो शुक्रिया करें इससे पहले स्नेहा और तेजस आपका। स्नेहा जरा अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। जी, हमने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए उनमें मेरी पर्सनल होल्डिंग कुछ भी नहीं है, बट क्लाइंट्स को सजेस्ट की भी हो सकती है। ठीक है, तेजस अपना डिस्क्लोजर दें। तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे तेजस, शुक्रिया करेंगे स्नेहा, हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, बाजार और स्टॉक्स पर रणनीति बताने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत। और इससे पहले कि हम इस शो में समाप्ति की ओर बढ़ें, जरा जान लेते हैं कि कल आखिर कौन से ट्रिगर्स होंगे जिन पर निगाह रखनी है। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या होने वाले हैं, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नज़र रखनी है।
बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो कल अमेरिका में काफ़ी सारा डेटा आने वाला है, जैसे कि न्यू होम सेल्स डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI डेटा। यूके का भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI डेटा आने वाला है। बात कर लेते हैं भारतीय बाज़ारों की, तो यहाँ पर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। थर्सडे है तो कल निफ्टी की जो है वो वीकली एक्सपायरी होने वाली है। बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की, तो कल GMR एयरपोर्ट्स यहाँ पर बोर्ड मीटिंग करने वाली है फंड रेज को लेकर। DB कॉर्प और LTI माइनॉरिटीज़ यहाँ पर डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का कल आखिरी दिन होने वाला है, जिसकी एक्स डेट जो है वो है 25 अक्टूबर। निफ्टी कंपनियों की बात करें तो कल बहुत सारे कंपनियों के सेकेंड क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं, जैसे कि ITC, इंडसइंड बैंक और NTPC। कुछ और भी कंपनियां हैं जो कि अपने सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है यहाँ पर जारी करने वाली है, जैसे यूनाइटेड बेवरेज, निप्पॉन लाइफ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ACC, गोदरेज कंज्यूमर, अदानी विलमार, ग्लेनमैक लाइफ, डिक्सन टेक, LT फूड्स और अदानी टोटल गैस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जिसमें आपको कल नज़र बना के रखनी है। करेंगे रक्षा कल के ट्रिगर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।